देश दुआ कर रहा है। उत्तराखंड में आई तबाही के बाद केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है कि अब ग्लेशियर की मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि आने वाली तबाही का पहले ही पता लगाया जा सके। वैसे ये कोई आसान काम नहीं है क्योंकि उत्तराखंड के गंगा बेसिन में छोटे बड़े करीब 1000 ग्लेशियर हैं। वैसे ग्लेशियर का फटना एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि फरवरी में ठंड के महीने में ये ग्लेशियर फटा कैसे। ये जानने के लिए देखिए तबाही की पूरी इनसाइड स्टोरी। ऐसा क्या हुआ कि ऋषिगंगा घाटी में तबाही आ गई? इसका सटीक जवाब देना बहुत मुश्किल है, लेकिन कई वैज्ञानिकों की थियरी कहती है ग्लेशियर टूटने से तबाही आई। सवाल यह है कि बर्फीले पहाड़ पर माइनस टेम्परेचर में इतना बड़ा ग्लेशियर टूटा कैसे? ये वो सवाल है जिस पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों की अलग अलग थियरी को समझना होगा। किसी ने हिमालय की कमजोर होती ताकत के बारे में कहा, तो किसी ने ग्लेशियर के अचानक ब्लास्ट होने वाली थियरी सामने रखी। इन सारी बातों को समझने के लिए सबसे पहले हिमालय को समझना होगा, क्योंकि हिमालय की ताकत धीरे धीरे कमजोर हो रही है, जिससे इस तरह की आने वाली तबाही को रोकना बहुत मुश्किल है। पहले केदारनाथ और उसके ठीक 7 साल बाद ऋषिगंगा घाटी में आई तबाही ये साफ इशारा कर रही है कि हिमालय खतरे में है, लेकिन कोई इस खतरे को सीरियसली नहीं लेना चाहता। सबसे ज्यादा खतरे वाली बात यह है कि जब तक हिमालय के ग्लेशियर इस तरह फटते रहेंगे तब तक ऐसी तबाही का खतरा बना रहेगा। ये डरने की नहीं बल्कि समझने की बात है कि किस तरह हिमालय पर्वत धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। इसका पहला कारण है ग्लेशियर का लगातार पिघलना और दूसरी वजह है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट यानी ग्लेशियर का अचानक टूटना। ये दोनों ही कारण हिमालय पर बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के ही पहलू हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट होता क्या है, जिसकी वजह से उत्तराखंड में ये तबाही आई। हिमालय के बर्फीले इलाकों में करीब 5000 झीलें हैं। इन झीलों में ग्लेशियर के छोटे बड़े टुकड़े टूट कर गिरते रहते हैं, जिससे झील की दीवारों पर प्रेशर बढ़ने लगता है और ज्यादा प्रेशर की वजह से ये टूट जाती है और पानी तेज बहाव के साथ अपने साथ सैलाब लेकर आता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है ग्लोबल वार्मिंग यानी धरती का बढ़ता तापमान। जहाँ तक अवलांच के, तो अवलांच के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक कारण तो ये भी रहता है कि जब हैवी स्नोफॉल होता है माउंटेन्स में और उसके बाद इमीडिएटली मौसम खुलता है और चटक धूप निकलती है, तो उसके कारण जो हीटिंग होती है और बर्फ़ पिघलती है, वो पिघली हुई बर्फ़ जो है जो पहाड़ों में जो क्रैक्स होते हैं उसमें जो अंदर चला जाता है वो पानी, और उसके बाद वो एक बहुत बड़े भूभाग को, क्योंकि ओवरलोडेड तो है ही, तो वो उसको काट देता है और वो फिर नीचे को आज फ्लो करना शुरू कर देता है, फिसलना शुरू हो जाता है। दूसरा ये भी रहता है कई बार जो जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी है और आर्मी की बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रही है, तो इस बार उनको भी कहता है कि तोड़ के मूवमेंट करिए, एक साथ मत चलते रहिए, कंटिन्यूस मूवमेंट से भी हो जाता है। तो कई बार कोई बहुत जब कोई साउंड वेव भी क्रिएट कर दे तो उससे भी हो जाता है। तो अनेकों रीजंस हैं उसके, बट जो अक्सर होता है वो यही देखा जाता है कि भारी बर्फबारी के बाद इमीडिएटली यदि मौसम खुलता है, चटक धूप निकलती है, तो उससे बर्फ़ पिघलती है, क्रैक्स में जाती है और उसके बाद में एक बड़ा भूभाग जो है पहाड़ का कट के ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे की ओर आता है और जिस रास्ते से होता हुआ जाता है वहाँ पर वो तबाही मचाता है। जून 2019 में आई साइंस एडवांस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक 1975 से 2000 के मुकाबले ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार दोगुनी हुई है।
साल 1975 से 2000 के बीच हर साल 10 इंच ग्लेशियर पिघल रहे थे, जबकि साल 2000 से 2016 के बीच हर साल ग्लेशियर 20 इंच पिघले। यानी साल 2000 के बाद से हिमालय में हर साल तेजी से बर्फ पिघल रही है। सबसे खतरे की बात यह है कि इस दौरान हिमालय में तापमान 1 डिग्री बढ़ गया है, और ये तापमान और बढ़ा तो ये तय है कि तबाही भी और बढ़ेगी। हम लोग भी इस बात से हतप्रभ और हैरान भी हैं कि इस टाइम में इस प्रकार का घटना होना एक महत्वपूर्ण चीज है, जिसको हम लोग रिसर्च के द्वारा आगे भी एड्रेस करेंगे। क्योंकि जो केदारनाथ में हुई वो इंटायरली डिफरेंट था। वो ग्लेशियल एक लेक डैम हो गई थी और वो फटी और पानी भी बरस रहा था, बहुत हाई रेनफॉल हुआ था। लेकिन यहाँ तो रेनफॉल हुआ ही नहीं, स्नोफॉल हुआ, जबकि स्नोफॉल तो सॉलिड चीज है, वो पानी तो है नहीं कि बहेगी, इसके बावजूद भी हुआ। अब सैटेलाइट की तस्वीरों की मदद से भी समझ लीजिए कि पिछले 40 सालों में किस तरह हिमालय से बर्फ पिघलकर गायब हो चुकी है। इनमें पहली तस्वीर 1980 की है, जब हिमालय पर बर्फ का भंडार हुआ करता था, लेकिन 2018 की तस्वीर में यह भंडार बहुत कम हो चुका है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर के पिघलने और टूटने से हिमालय की तस्वीर लगातार बदल रही है, और इससे उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों को ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों को नुकसान होगा। सबसे बड़ी बात है, ये प्राकृतिक घटनाएं हैं। नेचर में इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही, आज भी हो रही हैं और आगे भी होंगी, मगर हाँ, इनसे बचा जा सकता है। इसके लिए मैंने जैसे बताया कि सासे जो है स्नो एंड अवलांच स्टडी एस्टैब्लिशमेंट, अवलांच के लिए तो वो लोग मॉनिटरिंग और प्रेडिक्शन करते हैं, मगर फिर भी कहना आसान है, प्रेडिक्शन बहुत मुश्किल होता है। और दूसरी बात है, क्योंकि पहाड़ है, पहाड़ के अंदर की संरचना कैसी है, हर पहाड़ की संरचना जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर हालांकि कहते हैं काफ़ी GSI और अन्य ऑर्गेनाइजेशंस ने जो है वनरेबिलिटी मैप्स बनाए हुए हैं कि कौन सा पहाड़ या कौन सा डिस्ट्रिक्ट या कौन सा ब्लॉक जो है वनरेबल है, मतलब कि जहाँ पहाड़ कच्चे हैं। ग्लेशियर के फटने से आई बाढ़ वाली तबाही से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह नुकसान। शॉर्ट टर्म में जान माल का भारी नुकसान और बाढ़ से पानी का ज्यादा बहाव, जबकि लॉन्ग टर्म में पानी की भयानक कमी और सूखा जैसी दिक्कतें आने वाली। हमारी जिंदगी में हिमालय और उसकी बर्फ के क्या मायने हैं, इसे समझने के लिए हिमालय से निकलने वाली नदियों और मॉनसून के आने में हिमालय के रोल को समझना होगा। उत्तर भारत की नदियों में हर साल 650 घन मीटर पानी हिमालय से ही आता है, यानी देश में पानी की कुल जरूरत का 60% हिमालय से ही मिलता है। इतना ही नहीं, हिमालय से निकलने वाली नदियां एशिया महाद्वीप के सभी देशों को 10 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी देती हैं। इन देशों में भारत, चीन, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान जैसे देश आते हैं, जिनके करीब 80 करोड़ लोगों की पानी की जरूरत पूरी होती है। इतना ही नहीं, हमारी खेती मॉनसून पर टिकी है और मॉनसून हिमालय से टकराकर बारिश करता है। अगर हिमालय इसी स्पीड से पिघलता रहा तो दक्षिण पश्चिम से आने वाले मॉनसून को रोकने के लिए कोई पहाड़ नहीं बचेगा और ये मॉनसूनी हवाएं मध्य एशिया की तरफ चली जाएंगी। कुल मिलाकर हिमालय इन हवाओं के सामने एक दीवार की तरह खड़ा है, जिससे मैदानी इलाकों में बारिश होती है। यानी हिमालय का पिघलना हमारी जिंदगी पिघलने जैसा है। अगर इसे नहीं रोका गया तो तबाही रुकने वाली नहीं है। वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हिमालय को पिघलने से रोका जाए। जहाँ कहीं भी हम हैं और वहाँ पर हम जितने रिवर वैलीज़ के जो ग्लेशियर्स हैं उसको मॉनिटर करने की हम व्यवस्था करेंगे। या तो हम रिमोट मॉनिटरिंग करें उसमें इंस्ट्रूमेंट्स लगा करके, या नहीं तो उसके आसपास पोस्ट रखें। ये आवश्यक है, सिर्फ हमारे प्रोजेक्ट से लेकर ये आवश्यक है पूरे जनमानस के लिए, क्योंकि जो फ्लैश फ्लड्स आएगा, ग्लेशियर्स हैं, मेल्ट होंगे, एवलांच होंगे, जहाँ बर्फ़ होता है वहाँ एवलांच होगा,
जगह जगह होगा। अगर लोगों को पहले से जानकारी हो जाए, गांव वालों को, तो वो अपने आप को बचा सकेंगे। तमाम रिपोर्ट बताती हैं कि इस सदी के आखिर तक उत्तराखंड के 70% ग्लेशियर पिघल जाएंगे। उत्तराखंड के ग्लेशियर इस वजह से भी खतरे में हैं क्योंकि ब्लैक कार्बन का असर लगातार बढ़ रहा है। प्रदूषण और जंगलों में आग की घटनाएं इसकी बड़ी वजह है। हिमालय में बर्फ पिघलने का कारण भी हम ही हैं। हिमालय के आसपास आने वाले एशिया महाद्वीप के देश 60% बिजली कोयले से पैदा करते हैं। इससे निकली ग्रीन हाउस गैसों ने हिमालय की आबो हवा बिगाड़ दी है। ब्लैक कार्बन के असर से ग्लेशियर की बर्फ तेजी से पिघलती है। ऐसा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह रिसर्च से पता चला है। लगातार ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता दबाव भी इसकी एक वजह है। इसलिए चमोली में जो हुआ वो उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़े अलार्म की तरह है। जिस रफ्तार से ग्लेशियर पिघल रहे हैं उससे ज्यादा खतरा छोटे ग्लेशियर से है, जैसा कि चमोली में। पिछली अगर हिस्ट्री देखा जाए तो इस मौसम में इस प्रकार का फ्लैश फ्लड के निशान और उसके एविडेंसेस बहुत ही कम मिलते हैं। तो ये एक दुर्लभ घटना है हम लोग के ग्लेशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उत्तराखंड के गंगा बेसिन में छोटे बड़े 968 ग्लेशियर हैं, जो करीब 2850 वर्ग किलोमीटर का इलाका कवर करते हैं। सिर्फ अलकनंदा बेसिन में ही 407 ग्लेशियर हैं। छोटे ग्लेशियर जैसे पिंडारी ग्लेशियर 15 मीटर प्रति साल की दर से पिघल रहा है, जबकि गंगोत्री ग्लेशियर 8 मीटर प्रति साल की दर से पिघल रहा है। उत्तराखंड जैसी स्थिति हिमाचल में भी आ सकती है, इसकी पूरी आशंका है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी छोटे ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। यानी खतरा अब भी हिमालय पर मंडरा रहा है, जिसका अंजाम और भयानक हो सकता है।